हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेशन सीटेट बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसा है आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं ईवीएस का महामैराथन का वीडियो लेकर उपस्थित हूँ फिर से एक बार आप लोगों के बीच। तो इसमें हम चर्चा करेंगे संपूर्ण एनसीईआरटी नोट्स को लेकर। अब सीधा लेकर चलते हैं आज के सेशन की वीडियो की ओर और आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, देखते हैं अगला टॉपिक हम ये देखेंगे चमकता सितारा। आप चमकता सितारा सूर्यमणि का एक आप यहाँ पे साइड में एक इमेज देख रहे होंगे। इसका जो फोटो है वो आप देख रहे होंगे। तो आगे देखते हैं कि इसके बारे में क्या कुछ टॉपिक में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसे हम अध्ययन करने का कोशिश करेंगे। तो देखते हैं आगे। चमकता सितारा सूर्यमणि एक चमकता सितारा यानी गर्ल स्टार। सूर्यमणि जो था एक क्या थी? वो चमकता सितारा। अब क्या चीज़ में चमकता सितारा थी तो हम आगे देखेंगे। ये जो थी इसको किस नाम से जाना जाता था? गर्ल स्टार के नाम से। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की वो साधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी। ये जो थी सूर्यमणि एक चमकता सितारा, जो इसे बोला गया गर्ल स्टार, जो इसका नाम दिया गया। ये क्या था? एक साधारण लड़की थी। ये क्या थी? साधारण लड़की थी। हाँ, साधारण लड़की थी। इसका वो साधारण कहानियाँ हैं। क्या है? वो साधारण कहानियाँ हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी। चलिए आगे देखते हैं। सूर्यमणि चाहती थी कि लोग त्योहारों पर अपने गीत गानों को गाए, उन्हें भूले ना और अपने पहनावे को चाव से पहने। इसका एक सोच था, सूर्यमणि का एक सोच था कि लोग त्योहारों पर अपने गीत गाने गाए। वो जिस भाषा में अपना गीत गाना होता है उस गीतों को, परंपरा को मतलब बखूबी निभाए, उन्हें भूले ना और अपने पहनावे को चाव से पहने। ठीक है, उसका जो सभ्यता संस्कृति के तहत जो भी कपड़े पहनावे ओढ़ावे आते हैं उस कपड़े को पहने। आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं आगे कि जड़ी बूटियों की समझ और बांस की चीज़ें बनाने की कला बच्चे भी सीखे। जड़ी बूटियों की समझ और बांस की चीज़ें जो बनती है, जो जहाँ रहता है, जिस देश में जिस राज्य में है, वहाँ पे बांस का, जंगल झाड़ी का या कोई चीज़ का जो कला होता है वो बच्चे बखूबी सीखे। ये सोच था सूर्यमणि का। बहुत अच्छा सोच था। हाँ, फिर आगे देखेंगे टॉपिक। अपने स्कूल की भाषा तो सीखे ही, अपने कुरुक भाषा का रिश्ता भी उससे जोड़े। यह सब तोड़ांग केंद्र में होता है। तोड़ांग में कुरुक समाज और अन्य आदिवासी की खास किताबें को संभाल कर रखा गया है। गाने बजाने की कई चीज़ें जैसे बांसुरी, तरह तरह की ढोल भी है। ठीक है, आगे देखते हैं। सूर्यमणि 21 साल की थी जब उसने वासवी दीदी और कई लोगों के मदद से एक केंद्र खोला। सूर्यमणि जिस समय 21 साल की थी उसने क्या की थी? वासवी दीदी और कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोली थी। ठीक है, उसने इस जगह का नाम रखा तोड़ांग। उसने इस जगह का नाम क्या रखा? तोड़ांग। हाँ, कुरुक भाषा में तोड़ांग का मतलब क्या होता है? जंगल होता है। वो जो है सूर्यमणि क्या की, उसने जो जहाँ पे जिस जगह केंद्र खोली, उस केंद्र जहाँ पे खोली थी उसका नाम क्या रखा? तोड़ांग, जो कि कुरुक भाषा में इसे क्या बोलते हैं? तोड़ांग बोलते हैं। मतलब जंगल को तोड़ांग बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कुरुक भाषा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश में बोली जाती है। कुरुक भाषा जो है नेपाल सहित भारत के नेपाल, भूटान आदि बांग्लादेश में भी बोला जाता है। भारत में यह बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल उरांव जनजाति द्वारा बोली जाती है। इसको उड़ाव भाषा भी कहते हैं।
कहाँ कहाँ आपने इस चीज़ को समझ गया होगा। कुरुक भाषा कहाँ कहाँ बोला जाता है? कुरुक भाषा भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश में बोला जाता है। भारत में यह बिहार में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल सहित जगह बोला जाता है। उरांव जनजातियों के द्वारा बोली जाती है। इसको उरांव भाषा भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे सुनीता विलियम्स की। आप यहाँ पे इमेज देख रहे होंगे सुनीता विलियम्स की। तो हम इसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे, इसके कारनामे के बारे में जानेंगे। सुनीता विलियम्स एक नाम जो पड़ा, क्यों पड़ा, तो हम आगे जानने का कोशिश करेंगे। सुनीता विलियम्स 360 किलोमीटर दूर स्पेस में गई थी। कहाँ पे? सुनीता विलियम्स जो है वो 360 किलोमीटर दूर स्पेस में गई थी। सुनीता विलियम्स 6 महीने से ज़्यादा अंतरिक्ष में समय बिताया। वे सबसे लंबे समय तक स्पेस में रहने वाली पहली महिला थी। ये सबसे बड़ी बात है। सुनीता विलियम्स क्या की थी? 6 महीने से ज़्यादा अंतरिक्ष में समय बिताई थी। ठीक है, सबसे लंबे समय तक स्पेस में रहने वाली ये पहली महिला बनी। चलिए आगे देखते हैं। सुनीता विलियम्स के अनुभव स्पेसशिप में, सुनीता विलियम्स के अनुभव स्पेसशिप में देखेंगे कि क्या है यहाँ पे। आगे हम कोशिश करेंगे समझने का। हाँ, वहाँ एक जगह बैठ नहीं पाते थे, एक जगह से दूसरे जगह तैरते रहते थे। अब सुनीता विलियम्स जो गए थे स्पेसशिप में, ठीक है, तो वहाँ पे क्या था कि एक जगह बैठ नहीं पाते थे। वहाँ पे जो गई थी वहाँ पे क्या था? एक जगह बैठ नहीं पाते थे, एक जगह से दूसरी जगह तैरते रहते थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि पानी भी नहीं रुकता था, बुलबुले बन के फ्लोट करता रहता था। वहाँ जो है ना पानी भी नहीं रुकता था और बुलबुले टाइप हो करके फ्लोट भी करता रहता था। ठीक है, चेहरा या हाथ धोने के लिए बबल पकड़ना पड़ता था और कागज गीला करना पड़ता था। वहाँ जो था ना, चेहरा और हाथ धोने के लिए बबल पकड़ना पड़ता था और कागज को गीला करना पड़ता था। चलिए आगे देखते हैं। वहाँ कंघी करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि बाल हमेशा खड़े रहते थे। वहाँ पे कंघी करने की आवश्यकता नहीं होती थी, बाल वहाँ खड़े रहते थे। ठीक है, वहाँ टहल नहीं सकते थे और फ्लोट करने की आदत हो गई थी। एक जगह पर रुकने के लिए खुद को बांधना पड़ता था। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, अब है कि नील आर्मस्ट्रांग ये चांद पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति थे। वे चांद पर 1969 में गए थे। कितने में गए थे? 1969 में गए थे। ठीक है, भारत अर्जेंटीना के विपरीत देशांतर पर है, इसलिए भारत के लोग अर्जेंटीना के लोगों के सापेक्ष उल्टे हैं। ये कई बार क्वेश्चंस कन्फ्यूज़न भरी होती है, कभी सापेक्ष उल्टा, कभी सीधा, मतलब कि क्वेश्चंस उल्टा पुल्टा करके देते रहता है। तो ये चीज़ हर बार आने वाले सीटेट में ये सा क्वेश्चंस होता है, तो इसे आप अच्छे से देख लें। चलिए आप बात करते हैं हम परिवार की कि हमारे भारत देश के परिवार कैसे रहते हैं। तो उसके बारे में इसमें समझाया गया है, एकल परिवार, संयुक्त परिवार के बारे में। चलिए हम सबसे पहले एकल परिवार के बारे में समझेंगे। तो एकल परिवार में माँ बाप और उनके बच्चे होते हैं। एकल परिवार में कौन होते हैं? माँ बाप और उनके बच्चे होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जबकि संयुक्त परिवार में दादा दादी, चाचा, बुआ, माँ बाप और बच्चे होते हैं, या नाना नानी, मामा मामी, मौसी, माँ बाप और बच्चे होते हैं। ठीक है, संयुक्त परिवार में आप समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में विभाजित किया गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सीटेट में आने वाले ये टॉपिक है, जो कि हर सीटेट में पूछा जाता है। तो इस चीज़ को चीज़ें अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ने के बाद चीज़ें आसान हो जाएगी। तो इसे समझने का कोशिश करें कि सबसे पहले तो हम बात करेंगे थीम के बारे में। एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 3-5 तक के पर्यावरण अध्ययन को कितने थीमों में विभाजित किया गया? 6 थीम में विभाजित किया गया है। चलिए जो इस प्रकार है।
चलिए हम बात करते हैं परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। चलिए सबसे पहले क्या है कि परिवार और मित्र, क्या करेंगे सबसे पहले हम इसे समझेंगे इस तरह कि सबसे पहले क्या है कि परिवार और मित्र में गए, ठीक है, परिवार और मित्र के यहाँ गए, ठीक है, थीम को हम समझेंगे। तो उसके यहाँ गए तो क्या किए, भोजन किए, ठीक है, भोजन करके हम क्या किए, पानी पिए, पानी पी के क्या किए, आवास मिला सोने के लिए, हम सोए, फिर सो की जगह तो क्या किए, यात्रा किए, ठीक है, और उसके बाद जो काम है वो काम करेंगे, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। इस हिसाब से आप ट्रिक पे इसे याद कर सकते हैं। आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करेंगे मिड डे मील का। मिड डे मील यानी मध्याह्न भोजन स्कीम देश के 2408 ब्लॉकों में एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में 15 अगस्त 1995 को आरंभ की गई थी। मिड डे मील क्या था कि मध्याह्न भोजन स्कीम देश के कितना है, 2408 ब्लॉक में ये चल रहा है, ठीक है। और ये कब स्टार्ट किया गया था, 15 अगस्त 1995 में। इस चीज़ को समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 1997-98 तक यह कार्यक्रम देश के सभी ब्लॉकों में आरंभ कर दिया गया। वर्ष इसका विस्तार शिक्षा गारंटी केंद्रों और वैकल्पिक वो नवाचारी शिक्षा केंद्रों में पढ़ाने वाले बच्चों तक कर दिया गया, ठीक है। आगे देखते हैं। दांडी यात्रा क्या है, दांडी यात्रा सन 1930 में अंग्रेजों ने भारत के आम लोगों को नमक बनाने पर पाबंदी लगा दी थी, जिस कारण गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू किया। देखिए दांडी यात्रा में क्या है कि 1930 में, सन 1930 में अंग्रेजों ने भारत के आम लोगों को नमक बनाने पर पाबंदी लगा दी। तो इसके लिए क्या किया कि दांडी यात्रा किए कौन, गांधी जी, ठीक है, समझ गए फ्रेंड्स। तो आगे चलते हैं कि गांधी जी का कहना था कि जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी। गांधी जी ने कहा था कि जिस चीज को प्रकृति ने दी है, कुदरत ने दी है, तो उसे बनाने पर बंदिश कैसी। ये याद रखेंगे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। अहमदाबाद से दांडी यात्रा जो थे वो समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को क्या किए, वो सदा के लिए मिटा दिए, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं अब। हाँ, बात करेंगे हम मृत सागर का। मृत सागर, वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है। मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हो, ठीक है। समझ भी गए होंगे फ्रेंड्स कि वैसे तो हमारे सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है, ठीक है। ये लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है। मृत सागर में हम क्या करते हैं, ऐसे तैर सकते हैं आराम से। इसमें डूबने का कोई चांस नहीं होता है मृत सागर में। हाँ, चलिए हम बात करेंगे अब कि तरुण भारत संघ का। तरुण भारत संघ भारत का एक गैर सरकारी संगठन है जो जल संरक्षण व जल के अनुशासित उपयोग को लेकर लोगों को जागरूक करने का काम करता है। तरुण भारत संघ जो है ये क्या है कि तरुण भारत संघ भारत का गैर सरकारी संगठन है जो जल संरक्षण व जल के अनुशासित प्रयोग को लेकर लोगों को जागरूक बनाने का काम करता है। हाँ, तरुण भारत संघ पिछले 25 वर्षों में देश भर में कम से कम 10,000 से ज़्यादा जोहर तालाब बनाए। सबसे ज़्यादा क्या किया कि ये तरुण भारत संघ जो है पिछले 25 वर्षों में देश भर में क्या किया, 10,000 से ज़्यादा
जोहर तालाब बनवाए। आप यहाँ देख सकते हैं। अब कुआं और बावड़ी, कुआं और बावड़ी यहाँ फिगर के माध्यम से आप देख सकते हैं कुआं किस तरह है। तो इसमें क्या है ना कि सीढ़ीदार कुएं या बावड़ी जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था के साथ जल स्रोतों के रूप में भी उपयोग होते हैं। यह सीढ़ीदार कुएं जो है बावड़ी जल भंडारण या संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था के साथ क्या है, जल स्रोत के लिए रूप में भी उपयोगी होते हैं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं कि कुएं के सूखने के प्रमुख कारण। कुएं के सूखने का भी कुछ प्रमुख कारण है, इसे हम जानने का कोशिश करेंगे। पानी को मोटर से निकाला जा रहा है जिससे जमीन का पानी कम होता जा रहा है। ये इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंस। आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेगा सीटेट में। अगर आप सेट बना रहे होंगे तो ये उल्टा पुल्टा क्वेश्चन करके आपको कई बार देखने को मिलता है सेट में, प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो आप इसे समझने का कोशिश करें कि ये जो पानी को जो है मोटर से, यदि पानी को मोटर से निकाला जा रहा है जिससे जमीन का पानी कम होता जा रहा है। ठीक है, हाँ आगे देखेंगे। झील कम हो रही है जहां वर्षा का पानी इकट्ठा होता था। झील कम हो रही है जहां वर्षा का पानी क्या होता था, इकट्ठा होता था। पेड़ और पार्क के चारों ओर की मिट्टी सीमेंट से ढका जा रहा है जिससे वर्षा का पानी जमीन तक नहीं पहुंच पाता है। अब क्या है ना कि पेड़ हो सड़क के किनारे या पार्क हो, चारों ओर की मिट्टी क्या है, सीमेंट से ढका जा रहा है जिससे वर्षा का पानी जमीन तक नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब है घर सीसर। अब घर सीसर के बारे में जानेंगे। यह है कि सर यानी तालाब, इसे जैसलमेर के राजा घरसी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। इसके दोनों तरफ से पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, कमरे, बड़ा हॉल आदि थे। अब ये है ना घर सीसर जो है, सर यानी तालाब, इसे जैसलमेर के राजा कौन थे, घरसी ने लोगों के साथ मिलकर यह बनवाया था। मतलब कि इसके दोनों तरफ पक्के घाट थे, सजे बरामदे थे, कमरे थे, बड़ा सा हॉल था। चलिए आगे देखते हैं। मीलों तक फैले इस घर सीसर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था। तालाब इस तरह बनाया गया था कि जब वह पानी से भर जाता था तब बाकी पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता था। जब वह भी पूरा भर जाता था तो पानी तीसरे तालाब में चला जाता था। इस तरह 9 तालाब बनाया गया था। क्या था, 9 तालाब। चलिए बात फिर से कर लें। मीलों तक फैले इस घर सीसर में क्या था, बारिश का पानी इसमें क्या होता था, इकट्ठा होता था। तालाब इस तरह बनाया गया था, जब वह पानी भर जाता था तब बाकी पानी क्या था, बाकी पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता था। जब वह पूरा भर जाता था तो पानी तीसरे तालाब में जाता था। इसी तरह कहा जाता था 9 तालाब में। चलिए आगे देखते हैं। एक दूसरे से वापस में जुड़े थे। वापस में क्या थे, आपस में जुड़े थे। पूरे साल पानी की कोई परेशानी नहीं होती थी, पर आज घर सीसर जैसे उजड़ सा गया है। 9 तालाबों के रास्ते में मकान और कॉलोनियां बन गई है। यहाँ इकट्ठा होने वाला पानी अब तालाब की तरफ ना जाकर बेकार बह जा रहा है। ये समस्या अब बन के रह गया है और इसे हम फिर से देखेंगे, अगले टॉपिक पे देखेंगे। अगले टॉपिक के बारे में हम पढ़ने का, चलिए हम अब बात कर लेते हैं गोलकुंडा फोर्ट। गोलकुंडा फोर्ट का इमेज आप देख रहे हैं यहाँ। गोलकुंडा फोर्ट जो था, गोलकुंडा फोर्ट हैदराबाद में है। कहाँ है, गोलकुंडा फोर्ट हैदराबाद में है। और हम बात करेंगे अब, दीवार का भाग एक गोलाकार शेप में है जिसे बेंसस या बुर्ज कहते हैं। गोलकुंडा की बाहरी दीवारों पर ऐसे 87 बुर्ज हैं, ऐसे 87 बुर्ज हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि कुतुब शाही सुल्तानों ने गोलकुंडा में 1518-1687 तक शासन किया। इससे पहले 1200 ईस्वी में गोलकुंडा किला मिट्टी का बना हुआ था। कितना में, कुतुब शाही जो था सुल्तान में गोलकुंडा में
ये क्या था, 1518 से 1687 तक शासन किया। इससे पहले 1200 ईसा पूर्व गोलकुंडा किला किसका बना हुआ था? मिट्टी का बना हुआ था। ऊंची और गोल दीवारें दूर तक देखने में मदद करती थी, जिससे आक्रमण का पता चल जाता था। ऊंची और गोल जो दीवार था, ऊंची ऊंची दीवार, वो दूर तक देखने में मदद करती थी। उस पर चढ़ के लोग वहाँ से जो है देखा करते थे, जिससे कि आक्रमण का पता चल जाता था कि आक्रमण होने वाला है या नहीं होने वाला है, दूर से दिखाई देता था। औरंगजेब यहाँ आक्रमण करने आया था, पर वो सफल रहा। लगभग 8 महीने तक किले के बाहर अपनी सेना के साथ रहा। किले के चारों तरफ खाई थी, जिस वजह से आक्रमण नहीं कर पाया। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। उस समय कांस्य की बंदूकें बनती थी। ठीक है, उस समय कांस्य की जो होती है ना, कांसा की, ठीक है, उस टाइम क्या होता था? बंदूकें बनती थी। हजारों सालों से घुमंतु वर्ग कांसा से चीज़ें बनाते थे। क्या करते थे? कांसा से चीज़ें बनाते आ रहे हैं या बनाते थे। कांस्य तांबे टीन की मिश्र धातु है। सुल्तान अबुल हसन संगीत और कुचिपुड़ी डांस का शौकीन था। सुल्तान क्या था? अबुल हसन संगीत और कुचिपुड़ी डांस का क्या था? शौकीन था। अब बात करते हैं असम के घर के बारे में। आप यहाँ असम का घर देख रहे होंगे। ठीक है, असम के घर के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, असम में घर जमीन से 10 से 12 फीट ऊपर होते हैं। ऊंचाई में बनाने की वजह भारी बारिश होती है। चलिए हम इस चीज़ को फिर से एक बार समझेंगे। आप यहाँ देख रहे होंगे कि असम का घर जमीन से कितना? 10 से 12 फीट ऊपर होते हैं, और ऊंचाई में बनाने का एक ही वजह है कि बारिश का पानी, वहाँ जो है भारी बारिश होती है, जिससे कि जल जमा होता है। तो जिसके वजह से क्या है ना कि बांस पे इसका घर बनाया जाता है 10 से 12 फीट ऊंचा करके। चलिए हम आगे देखते हैं। ये फिर से एक बार हम देखेंगे इसको। ये बांस से बनाए जाते हैं और अंदर भी लकड़ियों का प्रयोग होता है। इसका जो 10 से 12 फीट ऊंचा होता है, वो किस पे ऊंचा करता है? बांस से ऊंचा करता है, और बांस से बनाए जाते हैं। और इसके जो अंदर भी होते हैं, वो क्या करते हैं? लकड़ियों का ही प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। असम में बांस तथा रस्सी के पुल बनाए जाते हैं। असम में बांस तथा रस्सी का क्या करता है? पुल बनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ बारिश बहुत अधिक होती है, कभी कभी घुटनों तक पानी भर जाते हैं। वहाँ इतनी बारिश होती है कि कभी कभी क्या वहाँ तो पानी रहते ही हैं, और घुटने भर, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो घुटने भर पानी भर आते हैं। ठीक है, यहाँ बांस को गरीबों का टिम्बर कहा जाता है। यहाँ पे जो है ना असम में क्या करता है? बांस को गरीबों का टिम्बर कहा जाता है। अब हम बात करते हैं बिहू। माघ बिहू 14 और 15 जनवरी असमिया कैलेंडर के 10वें महीने माघ की प्रथमा एवं द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। पहले दिन को उरुका कहते हैं। पहले दिन को क्या कहते हैं? उरुका कहते हैं। बिहू जो है, माघ बिहू, ये कब? ये 14-15 जनवरी असमिया कैलेंडर में 10वें महीने के माघ के प्रथमा एवं द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। पहले दिन को क्या बोलता है? उरुका कहता है। क्या बोलता है? उरुका कहते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। इस दिन वो अस्थाई रोड छप्पर बनाते हैं, जिसे भेला घर कहते हैं, और सामूहिक भोज का आयोजन होता है। ठीक है, क्या होता है? सामूहिक भोज का आयोजन होता है। बोरा असम में खाए जाने वाले चावलों की एक किस्म है, जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। असम में जो एक क्या बोला जाता है कि असम में खाए जाने वाले चावलों का एक किस्म है, कौन? बोरा, जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। बिहू त्यौहार
चावल की नई फसल काटने पर असम में मनाया जाता है। वहाँ जो है ना, एक फसल, चावल की जो फसल होती है उसे काटने के लिए सबसे पहले एक त्यौहार मनाया जाता है जिसका नाम क्या है, बिहू है। ये क्वेश्चन सीटेट में भी कई बार आते हैं और आएंगे भी। भेला घर घास और बांस से बनाया जाता है। एक घर है जो कि भेला घर है, वो क्या करता है, घास और बांस से बनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ताओ, कढ़ाई को याग पर रखकर उसमें पानी उबालेंगे और भीगे हुए चावलों से भरी हुई कढ़ाई उस पर रख देंगे तथा उसे केले के पत्तों से ढक देंगे। थोड़ी देर बाद चेवा चावल तैयार हो जाएगा। अब देखिए, बात है ताओ, कढ़ाई की आग पे जो है ना रख कर उसमें पानी उबालेंगे और भीगे हुए चावलों को भरी कढ़ाई पर उसे रख देते हैं तथा उसे केले के पत्ते से ढक देते हैं। थोड़ी देर बाद चेवा चावल तैयार हो जाता है। अभी इस भोजन के बारे में हम जानते नहीं हैं, ठीक है, ये क्या होता है चेवा चावल, लेकिन वहाँ के लोगों द्वारा ऐसा चीज़ बनाया जाता है चावल से, ठीक है। अब है, औरतें पीले रंग के कपड़े पहनती है, ठीक है। लड़कियां रंग बिखरी मेखला चादर पहनती है। वहाँ की औरतें जो है पीले रंग के कपड़े पहनती है। वहाँ की लड़कियां क्या करती है कि रंग बिरंगी ये मेखला चादर पहनती है। अब है, भात सूखतो चावल और रसे वाली सब्जी को कहते हैं। देखिए, हम जिसे रसे वाली सब्जी जो होती है, जो हम रस की सब्जी खाते हैं, मतलब कि रस डालकर, तो वहाँ पे उसको क्या बोलता है, भात सूत को। जैसे हम लोग सब्जी चावल बोलते हैं, भात सूत को बोलता है वो। चलिए अब हम केरल का बात करेंगे। किसका, केरल की बात करेंगे। तो आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ पे इमेज देखते हैं केरल में किस तरह का नारियल का एक पेड़ होता है, ठीक है, उसका यहाँ पे दिखाया गया, दर्शाया गया है। तो हम बात करेंगे केरल में टेपिओका जमीन के नीचे उगाया जाता है। यह एक प्रकार का फल है जिसे केरल के लोग उबाल कर खाते हैं। ये बहुत मशहूर है वहाँ पे टेपिओका केरल में, जो कि टेपिओका कहाँ होता है, ज़मीन के नीचे होता है, ज़मीन के नीचे उगाया जाता है। और यह एक प्रकार का फल होता है जिसे केरल के लोग क्या करते हैं, इसे उबाल कर खाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। बल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है जो केरल में पाई जाती है। एक बल्लम है, नाव को बल्लम बोलता है, एक छोटी नाव, ठीक है, लकड़ी की बनी होती है। वो कहाँ पाया जाता है, केरल में पाया जाता है। चलिए अब बात करते हैं। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है, मलयालम में माँ की बड़ी बहन को बलियम्मा और नानी को अमुअम्मा कहते हैं। चाचा को क्या बोलते हैं, चिट्टपन बोलते हैं, ठीक है, और चाची को कुजम्मा कहते हैं और पिता को अप्पा कहते हैं। समझ गए होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। केरल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी नाव का प्रयोग किया जाता है। केरल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या बोलता है, फेरी नाव का प्रयोग किया जाता है। केरल को मसालों का बगीचा भी कहते हैं। केरल को क्या बोलते हैं, मसालों का बगीचा भी कहते हैं, ठीक है। कथकली नृत्य कहाँ, केरल में होता है। कथकली नृत्य कहाँ होता है, केरल में होता है। यहाँ केले के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। यहाँ एक क्वेश्चन याद रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता है। यहाँ केले के फूलों से सब्जी बनाई जाती है, ठीक है। केरल में नारियल के पेड़ अधिक होते हैं। केरल में नारियल के पेड़ अधिक होते हैं। केरल के निकटवर्ती राज्य तमिलनाडु, कर्नाटक, इसकी राजधानी कहाँ है, तिरुअनंतपुरम। ये भी पॉइंट वीवीआई है, आप इसे माइंड में रखेंगे, थोड़ा बारीकी से पढ़ लेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चंस मतलब कि इस तरह का पूछा जाता है। गुजरात से केरल तक की यात्रा के बीच में महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य पड़ता है। क्या है कि ये जो गुजरात से केरल तक की यात्रा जो उस बीच में मिलता है, वो कौन सा है, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य।
कोझिकोड कहाँ है? केरल में है। कोझिकोड कहाँ है? केरल में। ठीक है। मल्लापुरम जिला केरल में है। मल्लापुरम जिला कहाँ है? केरल में है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। गोवा से केरल तक रेल के रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल पड़ते हैं। बहुत इम्पोर्टेंस ये मतलब कि इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चंस सीटेट में हर बार पूछा जाता है। ठीक है, गोवा में ऐसे क्वेश्चंस रहेगा कि गोवा से केरल तक रेल के रास्ते में मतलब कि कितने सुरंग और कितने पुल होते हैं। तो अगर आपको पता रहेगा कि 92 सुरंग और 2000 पुल होते हैं तो आप आसानी से इसे हल करके आ जाइएगा। चलिए आगे देखते हैं। तमिलनाडु भारत के दक्षिण में स्थित है। इसके पड़ोसी राज्य केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु भारत के दक्षिण में कहाँ है? स्थित है। इसके पड़ोसी राज्य कौन है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए आप बात करते हैं आबू धाबी। अब बात किसका करेंगे? आबू धाबी। अब इसे देखेंगे कि यह देश रेगिस्तानी इलाके में है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। यह देश कहाँ पे है? रेगिस्तानी इलाके में है। यहाँ की जो स्थानीय भाषा है वो क्या है? अरबी है। ठीक है, यहाँ पानी बहुत कीमती है क्योंकि यहाँ ना तो वर्षा होती है और ना ही नदियाँ, झील तथा तालाब है। यहाँ पे जो है ना वर्षा बहुत ही कम होती है और यहाँ तो ना तो नदियाँ है, ना तो झील है, ना तालाब है। चलिए आगे देखते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे आबू धाबी का ये बना हुआ है रेगिस्तानी इलाका जो है उसका यहाँ पे फिगर बना हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ रेतीली ज़मीन के नीचे तेल होता है। यहाँ जो रेतीली ज़मीन होती है, हर जगह रेत ही रेत होता है। इस ज़मीन के नीचे क्या होता है? तेल होता है। यहाँ खजूर के पेड़ अधिक मात्रा में दिखाई देते हैं क्योंकि ये पेड़ रेगिस्तानी इलाके में पाए जाते हैं। ये पेड़ कहाँ पाए जाते हैं? रेगिस्तानी इलाके में पाए जाते हैं। हाँ, आबू धाबी की करेंसी दिरहम है। आबू धाबी की करेंसी क्या है? दिरहम है। ये पिछले बार ऑनलाइन जो एग्ज़ाम हुआ था, सीबीटी एग्ज़ाम जो हुआ था, इसमें ये क्वेश्चंस पूछा गया था आबू धाबी की करेंसी क्या होती है? तो दिरहम होती है। आबू धाबी में रेत के पहाड़ या रेत के टीले पाए जाते हैं। आबू धाबी में रेत के पहाड़ या रेत के टीले पाए जाते हैं। चलिए हम बात करेंगे अब लद्दाख का। क्या? लद्दाख पहुंचने के लिए जम्मू कश्मीर पार करना पड़ता है। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान, कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ 1 से 2 फ्लोर की बिल्डिंग होती है। घर पत्थर के होते हैं जिनकी छत पर फर्श लकड़ी की होती है। दीवार मिट्टी और उस पर चूने की मोटी परत चढ़ी होती है। क्या होती है? परत चढ़ी होती है। चलिए हम फिर से एक बार देखेंगे इसको। ये जो लद्दाख की जो घर होती है, यहाँ क्या होता है? 1 से 2 फ्लोर की बिल्डिंग होती है, सबसे पहली बात। ठीक है, घर पत्थर की होती है जिनकी छत फर्श लकड़ी की होती है। दीवार मिट्टी और उस पर चूने की मोटी परत चढ़ी होती है। ठीक है, यहाँ कम बारिश होती है। यहाँ पे क्या होती है? कम बारिश होती है और यहाँ पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं। लद्दाख में पेड़ पौधे नहीं के बराबर पाए जाते हैं। लकड़ियाँ की सीढ़ी का प्रयोग होता है। मोटे पेड़ का तना छत को मजबूत बनाने में मदद करता है। मोटे पेड़ का जो तना होता है छत को क्या करता है? मजबूत बनाने में मदद करता है। ग्राउंड फ्लोर में जानवरों को रखा जाता है। जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो खुद भी ग्राउंड फ्लोर में रहने आ जाते हैं। ग्राउंड फ्लोर में विंडो नहीं होते हैं। देखिए ये सबसे बड़ी बात है कि ये लद्दाख की जो ग्राउंड फ्लोर होते हैं उसमें क्या करते हैं? जानवरों को रखने का काम करते हैं और सेकेंड फ्लोर में क्या करते हैं? वो खुद रहते हैं। जब ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है तो वो भी क्या करते हैं? ग्राउंड फ्लोर में ही आ जाते हैं और ग्राउंड फ्लोर में क्या है? विंडोज़ नहीं रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। गर्मी के मौसम में यह लोग फल सुखा लेते हैं
और सर्दियों में इनका इस्तेमाल करते हैं। गर्मी के मौसम में यहाँ के लोग क्या करते हैं, फल को सुखाते हैं और उसे सर्दियों के मौसम में इस्तेमाल करते हैं। लद्दाख क्षेत्र भारत का सबसे ठंडा रेगिस्तान है। लद्दाख क्षेत्र क्या है, भारत का सबसे ठंडा रेगिस्तान है। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित नहीं होते हैं, क्योंकि वे अधिक ऊंचाई पर होते हैं और हिमालय की विष्टि छाया में पड़ते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। लाल मिर्च, नारंगी कद्दू और सुनहरे पीले भुट्टे यहाँ मिलते हैं। समझ गए क्या क्या मिलते हैं, लाल मिर्च, नारंगी कद्दू, सुनहरे पीले भुट्टे, ये सब यहाँ पे मिलते हैं। श्रीनगर से लद्दाख जाते हुए कारगिल रास्ते में ही पड़ता है। श्रीनगर से जब लद्दाख जाते हैं तो उस रास्ते में क्या पड़ते हैं, कारगिल भी पड़ते हैं। यहाँ पे सकड़े रास्ते होते हैं, सॉरी हाँ, यहाँ पे सकड़े रास्ते होते हैं। पहाड़ी इलाकों में नायलॉन का टेंट इस्तेमाल किया जाता है। नायलॉन का जो टेंट होता है वो पहाड़ी इलाकों में इस्तेमाल किया जाता है। लद्दाख में जुले जुले का मतलब वेलकम होता है। लद्दाख में जुले जुले का मतलब क्या होता है कि जिस तरह हम लोग वेलकम बोलते हैं ना, वो सब क्या बोलते हैं, जुले जुले बोलते हैं। ट्रॉली लकड़ी से बना झूला का इस्तेमाल लद्दाख में नदी को पार करने के लिए किया जाता है। ट्रॉली जो होता है वहाँ लकड़ी का बना होता है, लकड़ी का बना झूला। इसे इस्तेमाल लद्दाख में नदी को पार करने, बच्चे स्कूल जाने में इसे इस्तेमाल करते हैं। अब है स्किट पोपुल लद्दाख का एक गांव है। स्किट पोपुल क्या है, लद्दाख का एक गांव है। हाँ, अब बात करेंगे राजस्थान का जो घर होता है उसका बात करेंगे। आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये राजस्थान का जो घर है वो किस तरह बना हुआ रहता है, मैं उस चीज़ का चर्चा करेंगे। राजस्थान में मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। ठीक है, घरों की दीवारें बहुत मोटी होती है और इन्हें लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है और उनकी छत कटीली झाड़ियों से बनाते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देखें फिगर के माध्यम से भी, ये जो राजस्थान का जो घर बनाए जाते हैं, घरों की जो दीवार होती है वो बहुत मोटी होती है। आप यहाँ पे ये साइड से भी देख सकते हैं, इसकी जो दीवार है वो क्या है कि बहुत मोटी है। ठीक है, इसे लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। आप देख सकते हैं ये लिपा हुआ कितना अच्छा सुंदर डिजाइनिंग किया गया है, लीप पोत कर एकदम सुंदर डिजाइन बनाया गया है इसमें। ठीक है, इसकी छत जो होता है कटीली झाड़ियों से बना होता है। इसकी छत जो है कटीली झाड़ियों से बना होता है। राजस्थान में टैंक को टंका भी कहते हैं। टैंक को क्या बोलते हैं, टंका भी कहते हैं। अपने आंगन में जमीन में गड्ढा खोदकर टैंक का निर्माण करते हैं और अपनी छतों का जो ढाल बनाते हैं, जिससे कि बारिश का सारा पानी इस टैंकों में जा गिरे और बाद में इसे छान कर उपयोग में लाते हैं। देखिए वहाँ पे पानी की बहुत अभाव होती है, तो क्या करते हैं वहाँ के लोग अपने अपने आंगन में क्या करते हैं, ज़मीन को गड्ढा खोद कर टैंक का निर्माण करते हैं और अपनी छतों का ढाल बनाते हैं, जिससे कि बारिश का सारा पानी इन टैंकों में जा गिरे। ठीक है, बाद में इसे छान कर क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। यहाँ बारिश बहुत कम होती है। यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। ऐसे भी आप लोग भी जानते हैं राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है, पानी की बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, अब टेकला गांव ये 1600 मीटर ऊंचा है, जो राजस्थान के झालरपतन, ठीक है, या झलवाड़ में है। झालरपतन या झलवाड़ में है। राजस्थान के जोधपुर में अब खेजरली गांव के लोग पैरों को काटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पैरों से चिपक कर खड़े हो गए थे। पैरों से चिपक कर, ये जो है ना पैरों से चिपक कर ना वो खड़े हो गए थे। कब? 300 साल पहले। ठीक है,
या 300 साल के बाद भी यहाँ के लोग जो बिश्नोई कहलाते हैं, पैरों और जानवरों के प्रति संवेदनशील है और इनकी रक्षा करते हैं। अभी भी जो राजस्थान में है वहाँ के लोग आज से भी 3 साल बाद भी यहाँ के लोग क्या करते हैं, बिश्नोई कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बिश्नोई कहलाते हैं। पैरों और जानवरों के प्रति संवेदनशील है और इनकी रक्षा करते रहते हैं। यहाँ शिकार करना और पैरों को काटना वर्जित है। यहाँ शिकार करना और पैरों को काटना सख्त मना है, वर्जित है। रेगिस्तान में हाँ, एक मिनट देखेंगे। हाँ, रेगिस्तान में होते हुए भी गांव हरा भरा है। रेगिस्तान में होते हुए भी क्या है, गांव हरा भरा है। इसलिए गांव हरा भरा है कि वहाँ की जो कानून होगी, वहाँ की जो कानून है वो क्या है कि शिकार और पेड़ पौधे को काटना या शिकार करना ये वहाँ पे क्या है, वर्जित है। इसलिए वहाँ पे हरा भरा है। यहाँ जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं। वो जो राजस्थान में वहाँ किसी डर के जानवर इधर उधर घूमते रहते हैं। खेजरली गांव में खेजरी पेड़ पाए जाते हैं। यह पेड़ रागिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी छाल दवा बनाने के काम आती है। इसकी लकड़ी को कभी कीड़ा नहीं लगता है। इसकी फलियों से क्या होता है, सब्जी बनती है। ठीक है, पत्तियों को वहाँ रहने वाले जानवर खाते हैं। देखिए, अब ये बात है कि एक खेजरली गांव है, वहाँ पे क्या है कि खेजरी वृक्ष पाए जाते हैं। यह पेड़ रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। ठीक है, इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी छाल से क्या है, दवा बनाए जाते हैं। ठीक है, इसकी लकड़ी को कभी कीड़ा नहीं लगता है। ठीक, इसकी फल जो होते हैं, फलियों जो होते हैं, इसके क्या करते हैं, सब्जी बनाते हैं और पत्ती जानवर को खाने में काम में आ जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब है बिहार में मधुबनी नामक जिला है। ठीक है, यहाँ त्यौहार एवं खुशी के मौके पर घर की दीवारों पर और आंगन में कई तरह के चित्र बनाए जाते हैं। बिहार के जो एक प्रसिद्ध मतलब कि मधुबनी जिला है, यहाँ त्योहारों में क्या है ना, खुशी के मौके पर दीवारों और आंगन में कई प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है, कई प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, अब बात करेंगे। यह चित्र पिसे हुए चावल घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। यह चित्र जो है पिसे हुए चावल घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। इन रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पैरों के रंग आदि इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे है कि इन रंगों को बनाने के लिए क्या करते हैं, नील, हल्दी, फूल, पैरों के रंग आदि इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। इस चित्रों में क्या करते हैं, इंसान होते हैं। ठीक है, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि भी बनाए जाते हैं। मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम इस जिले के नाम पर ही पड़ गया। मधुबनी चित्रकला जो है वो बहुत पुरानी है। क्या है, बहुत पुरानी है। इसका जो नाम है इस जिले के नाम पे ही पड़ गया, मधुबनी चित्रकला या पेंटिंग। चलिए अब देखते हैं श्रीनगर। यहाँ पे आप देख रहे होंगे श्रीनगर का कुछ इमेज बना हुआ है, दर्शा रहा है कुछ। तो ये श्रीनगर जो है, श्रीनगर में कुछ घर पहाड़ में है, कुछ पानी में, कुछ ऊंचे पर्वतों पर, कुछ पत्थरों में होते हैं और इन पर लकड़ी के सुंदर डिजाइन बने होते हैं। इस पर क्या है, सुंदर डिजाइन बने होते हैं। हाउस बोट यह 80 फीट तक लंबी हो सकती है और 8 से 9 फीट तक क्या हो सकती है, चौड़ी हो सकती है हाउस बोट। अब है डोंगा। ये नाव झेलम नदी में डल झील में है। डोंगा ये नाव झेलम नदी में डल
झील में है। कहाँ, सॉरी, एक बार इसको हम फिर से देखेंगे। ये डोंगा जो है, डोंगा ये नाव झेलम नदी में डल झील में मिलती है। इसके अंदर कई कमरे होते हैं और अंदर से यह एक घर की तरह लगती है। इन पर लकड़ियों के सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं जो इस छत के ऊपर से डिजाइन होता है और ख़त्म बंद कहते हैं, और उसे क्या कहते हैं, ख़त्म बंद कहते हैं। चलिए हम इसे फिर से पढ़ेंगे, थोड़ा सा थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत हो गया, तो चलिए हम फिर से इसको समझाने का कोशिश करेंगे। डोंगा ये नाव कहाँ है, झेलम नदी में, जो डल झील में मिलती है। कौन, डल झील में मिलती है। इसके अंदर देखिए क्या है ना कि कई कमरे होते हैं, इसके अंदर कई कमरे होते हैं और इसके अंदर से यह एक घर के तरह लगता है, यह एक घर के तरह लगता है। इन पर लकड़ियों का सुंदर डिजाइन बना होता है, ठीक है। जो इस छत पर डिजाइन होता है उसे ख़त्म बंद कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, ख़त्म बंद कहते हैं। कश्मीर के गांव में घर पत्थर से बनते हैं और ढलान वाली छतें होती है। कुछ पुराने घरों में विशेष प्रकार की खिड़कियां होती है जो दीवारों पर निकली होती है। इन्हें डेब कहा जाता है। इनमें सुंदर डिजाइन बना होता है। इनमें क्या है, सुंदर डिजाइन बना होता है। एक बार फिर से समझेंगे। कश्मीर के गांव में क्या है, कश्मीर का जो गांव में घर जो है किसका बना होता है, पत्थर का बना होता है और इसके छत पर क्या होता है, ढलान छत होती है। पुरानी घर में विशेष प्रकार की खिड़कियां होती है, दीवारों पर निकली होती है, दीवारों पर निकली होती है। इन्हें क्या बोलते हैं, डेब कहा जाता है। इसमें सुंदर डिजाइन बना होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। कुछ पुराने घर पत्थरों के बने हुए हैं और ईंट और लकड़ी के भी हैं, ठीक है। कुछ 1 मिनट। कुछ पुराने घर पत्थरों के बने हुए हैं और कुछ ईंट लकड़ी के भी हैं, ठीक है। दरवाजे और खिड़कियों में सुंदर मेहराब है। दरवाजे और खिड़कियों में सुंदर क्या है, मेहराब है, ठीक है। शिकारा नाव पर्यटकों को आकर्षित करती है। वो जो शिकारा नाव है वो पर्यटकों को क्या करता है, आकर्षित करता है। कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को पका कर खाते हैं, गोवा में नारियल के तेल में। अब देखिए क्या है ना, कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को पका कर खाते हैं, यानी पका कर खाते हैं। गोवा में नारियल के तेल में पका कर खाते हैं, ठीक है। कहवा कश्मीर की एक खास किस्म की चाय है। कहवा जो है कश्मीर की एक खास क्या है, किस्म की चाय है। और उर्दू डोंगरी कश्मीर की भाषा है। और उर्दू क्या है, डोंगरी कश्मीर की भाषा है, ठीक है। हाँ आगे देखेंगे। अब देखेंगे मनाली का घर। अब क्या है, मनाली का घर। मनाली में बारिश भी होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। यहाँ का घर पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं जिनकी छतें ढालू होती है। जिनकी छतें क्या होती है, ढाली होती है। यहाँ पर घर किसका होता है, पत्थर का बना होता है, लकड़ी के बने होते हैं, जिनकी छतें क्या होती है, ढालू होती है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। चलिए आप आज के लिए जो है ना, आज के लिए इतना ही। आप इसे अच्छे से पढ़ें और मिलते हैं अब अगले दिन। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए बाय।